हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक बहुत बड़ी बर्ड हेयंग सिटी पहुंच गई थी। वो बर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उसने हेयंग सिटी के काफ़ी सारे लोगों को अपने पंजों में जकड़ लिया था। जाओफेन दूर से सब नज़ारा देख रहा था। अभी के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वहीं वो बर्ड उन लोगों को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से उड़ जाती है और वहाँ से 200 मील दूर एक जगह पर आकर रुक जाती है। इस जगह पर डेमनिक बीस्ट की एक बड़ी सी टोली थी जिसमें 7 से 8 बड़े बड़े डेमनिक बीस्ट थे जो असल में डेमनिक किंग्स थे। वो बर्ड इन डेमनिक किंग्स के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। उस लड़के के साथ उसका पेट टाउटेई था। उस लड़के को देखकर ये सभी किंग्स ज़ोर ज़ोर से कांपने लगते हैं। उन्हें उस लड़के से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन वो लड़का अभी के लिए इन पर ध्यान भी नहीं देता है। वो बस अपने टाउटेई से पूछता है, टाउटेई क्या तुम्हें भी अकेलापन महसूस होता है? अब आगे। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था। टाउटेई ने उसकी बात समझ ली थी और वो बस अपना सिर हिला देता है क्योंकि असल में वो कुछ बोल नहीं सकता था। वहीं सीन बदल जाता है और हमें क्विंगन सेक्ट के टोंगटियान पीक का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए क्रिस्टल हॉल में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। लीडर सीट पर ग्रैंड मास्टर, फेंगजियान वैली के मास्टर और पुहोंग मास्टर बैठे हुए थे। वो सभी लोग अभी के लिए एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तभी उस कमरे में शाओविचाई आ जाता है। शाओविचाई जल्दी से ग्रैंड मास्टर, फेंगजियान वैली के मास्टर और पुहोंग मास्टर को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो जाकर ग्रैंड मास्टर के पास खड़ा हो जाता है और उनके कानों में कुछ तो कहता है। जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से कुछ कहता है, अचानक से ग्रैंड मास्टर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। ग्रैंड मास्टर के एक्सप्रेशन इस तरह बदलते देख हॉल में मौजूद सभी लोग अचानक से शांत हो जाते हैं। सभी को अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि बाहर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से ग्रैंड मास्टर इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। शाओविचाई की पूरी बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर उसे इशारा करते हैं और शाओविचाई उनकी साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए पूरे हॉल को देखते हैं और फिर कुछ सोचते हुए बोलना शुरू करते हैं। अभी के लिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। हम सभी को लग रहा था कि डेमनिक बीस्ट क्विंगन सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी अभी मुझे शाओविचाई ने बताया है कि उसे डेमनिक बीस्ट के कुछ निशान क्विंगन सेक्ट से लगभग 200 मील दूर मिले हैं। ये निशान एक दो नहीं बल्कि हज़ारों डेमनिक बीस्ट के हैं। ऐसा लग रहा है डेमनिक बीस्ट की एक बड़ी सी टोली सीधा क्विंगन सेक्ट की तरफ बढ़ी चली आ रही है। ऐसे में अभी के लिए हमें एक बड़ी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर पूरे हॉल में शांति छा जाती है। तभी एक आदमी सभी को समझाते हुए कहता है, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? भले ही एक डेमनिक बीस्ट की बड़ी सी टोली हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है, पर हमारे पास भी कुछ कम पावरफुल कल्टीवेटर्स नहीं हैं। अगर फाइट हुई तो उस फाइट में हम लोग उन डेमनिक बीस्ट को कड़ी टक्कर देंगे। और दूसरी चीज़, क्विंगन सेक्ट के पास अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी तो है। उसका यूज़ कर कर वो लोग आसानी से उन डेमनिक बीस्ट का सामना कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर हॉल में दोबारा से बातें शुरू हो जाती हैं। सभी लोग अभी के लिए यही कह रहे थे कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हॉल में होती हुई बातें देखकर ग्रैंड मास्टर इशारा करते हैं और उनकी इशारा करते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आप लोग अब यहाँ से जाइए, हम लोगों को कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ये कहकर ग्रैंड मास्टर फेंगजियान वैली के मास्टर पुहोंग मास्टर इन दोनों के साथ इनर हॉल की तरफ जाने लगते हैं। उनके साथ साथ शाओविचाई भी इनर हॉल की तरफ जा रहा था। वो तीनों इनर हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और शाओविचाई उनके पीछे से इनर हॉल के अंदर एंटर करता है, जिसके बाद वो इनर हॉल का दरवाज़ा बंद कर देता है। ग्रैंड मास्टर शाओविचाई को देखते हुए कहते हैं, शाओविचाई सब डिटेल में बताओ। उनकी बात सुनकर शाओविचाई सिर हिलाता है और सब डिटेल में बताना शुरू कर देता है। आज से लगभग 2 दिनों पहले हमने तीनों सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स को मिलाकर कुछ टीम्स बनाई थी और उन टीम्स को हेयंग सिटी की तरफ भेजा था। उन टीम्स में से कुछ टीम्स हेयंग सिटी के आसपास के एरिया को भी एक्सप्लोर कर रही थी और कुछ टीम्स हेयंग सिटी से थोड़ी दूर के एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी। उन्हीं टीम में से एक टीम को डेमनिक बीस्ट के ये निशान मिले थे।
ये निशान काफ़ी ज़्यादा ताज़े लग रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द डेमनिक बीस्ट क्विंगू सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। उन निशान का पीछा करते हुए वो टोली आगे बढ़ती गई और लगभग 100 मील और आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच गए। उस जगह पर काफ़ी सारे डेमनिक बीस्ट मौजूद थे, जिन्हें देखकर ही वो खून के प्यासे लग रहे थे। उन डेमनिक बीस्ट के अलावा वहाँ पर 7 से 8 डेमनिक किंग भी थे, लेकिन किसी को भी वहाँ पर ईविल बीस्ट गॉड नहीं दिखा। वो टीम ये सब देखने के बाद लौटने ही वाली थी, लेकिन तभी उनसे एक गलती हो गई। उनसे थोड़ी सी आवाज़ हो गई और उस आवाज़ की वजह से उन किंग्स को इन लोगों का पता चल गया और उन किंग्स ने इन पर हमला कर कर उस टीम के लगभग सभी लोगों को मार दिया। उस टीम में से सिर्फ एक लड़का लौटा था जो बुरी तरह से घायल था। उसने हमें इस बारे में बताया था। ये सब जानकर हमें लगा था कि वहाँ पर इविल बीस्ट गॉड नहीं है, तो ये डेमनिक बीस्ट अभी के लिए तो क्विंगून सेक्ट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन कल रात ही क्विंगून सेक्ट के पास मौजूद हेयंग सिटी पर एक बहुत बड़े बर्ड ने हमला किया था, जो असल में एक डेमनिक किंग था। वो डेमनिक किंग कोई और नहीं बल्कि असुरा बर्ड था। असुरा बर्ड कल रात हेयंग सिटी पर हमला कर कर काफ़ी सारे लोगों को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया था और उन लोगों को वो बाकी डेमनिक बीस्ट के पास लेकर गया था, जिसके बाद उनका क्या हुआ होगा ये आप लोग समझ ही सकते हैं। कल रात जो भी हुआ है ये सब देखकर आप समझ ही सकते हैं कि हेयंग सिटी में अभी के लिए डर का माहौल है। डर के माहौल की वजह से लोग इधर उधर सिर्फ भगदड़ किए जा रहे हैं, कोई भी किसी की बातें नहीं सुन रहा है। सभी लोग बस अभी के लिए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हमारे क्विंगून सेक्ट के डिसाइपल्स ने उन लोगों को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी के लिए कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब सुनकर वुहोंग मास्टर, फैंगजियान वैली के मास्टर और ग्रैंड मास्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। ग्रैंड मास्टर चावी चाय को इशारा करते हैं कि अब उसने बहुत कुछ बता दिया है, अब उसे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो चावी चाय से कहते हैं, चावी चाय अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे वुहोंग मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। उनकी बात सुनकर चावी चाय अपना सिर हिलाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो ग्रैंड मास्टर से पूछते हुए कहता है, मास्टर अभी के लिए हमें हेयंग सिटी के कॉमन लोगों का क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर फैंगजियान वैली के मास्टर और वुहोंग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इस पर ग्रैंड मास्टर को ही डिसीजन लेना चाहिए। अभी के लिए ग्रैंड मास्टर फंस गए थे। थोड़ा सोचने के बाद आखिर में वो शावी चाय से कहते हैं, तुम अभी के लिए क्विंगून सेक्ट के डिसाइपल्स की एक टीम बनाओ और इस टीम को हेयंग सिटी में भेजो। उस टीम से तुम कहना कि अभी के लिए हेयंग सिटी में मौजूद लोगों को वो लोग नॉर्थन रीजन की तरफ लेकर जाएं। यही एक रास्ता है उन लोगों की जान बचाने का, वरना मुझे नहीं लगता है कि वह किसी और रास्ते से हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। उनकी बात सुनकर चावी चाय अपना सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ग्रैंड मास्टर, फैंगजियान वैली के मास्टर और वुहोंग मास्टर एक सीरियस डिस्कशन में उलझ जाते हैं। इधर सीन बदल जाता है और हमें हेयंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए गली में 4 लोग खड़े हुए थे। ये चारों कोई और नहीं बल्कि जाओफेन, चावी चाय, वाइल्ड डॉग टाविस और फॉर्च्यून टेलर था। जाओफेन फॉर्च्यून टेलर को घूरते हुए कहता है, मून केव, आखिर ये मून केव क्या है? इस पर फॉर्च्यून टेलर उसे घूरते हुए कहता है, लड़के आखिर तुम मुझसे मून केव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भला मुझे कैसे पता होगा मून केव आखिर क्या है? तो जाओफेन कहता है, आपको इस दुनिया की बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है, ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपको मून केव के बारे में कुछ भी पता ना हो, खास करके जब आपके पास टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल हो। मुझे लगता है आपको ज़रूर मून केव के बारे में कुछ ना कुछ पता है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं जो इधर उधर भाग रहे थे। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। कल रात जो भी हुआ था उसने इन सभी के मन में एक अजीब सा डर भर दिया था। जाओफेन परेशानी के साथ इन सभी को देख रहा था। ये देख फॉर्च्यून टेलर कहता है, लड़के आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? इस पर जाओफेन उसे देखता है और कहता है, आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? अभी के लिए अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से मुझे इन चीज़ों से अभी दूर ही रहना चाहिए। अभी के लिए मुझे तुम ये बताओ
आखिर ये मून केव क्या है और ये इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। जाओफैन, शाहू और फॉयल डॉग टॉयज तीनों अभी के लिए फॉर्च्यून टेलर को घूर रहे थे। फॉर्च्यून टेलर समझ गया था वो सवालों से नहीं बच सकता है, इसलिए वो बताना शुरू कर देता है। मून केव ट्विंगन सेक्ट में मौजूद एक बहुत ही मिस्टीरियस केव है। असल में इसके अंदर क्या है और ये इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है, ये कोई नहीं जानता है। आज से हज़ारों सालों पहले मून केव इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी, पर एक बार जब क्विंगन सेक्ट के फाउंडर इस मून केव में गए थे, तब इस मून केव में जाने के बाद वो लगभग 13 सालों तक इसके अंदर रहे थे। इस केव से लौटने के बाद सबने देखा था कि उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वहीं से लौटने के बाद उन्होंने क्विंगन सेक्ट में सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी बनाई थी। और अजीब बात ये थी कि उन्होंने वो फॉर्मेशन क्विंगन सेक्ट के हेड के घर के बाहर नहीं बनाई थी, बल्कि इसी मून केव के आसपास बनाई थी। इस बात ने सभी को काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया था, और उस टाइम पर सभी ने मून केव के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर वक्त के साथ सभी लोग धीरे धीरे इस मून केव के बारे में भूलते गए। इसकी खास वजह ये थी कि मून केव के अंदर जाने की परमिशन सिर्फ क्विंगन सेक्ट के हेड को थी, उसके अलावा कोई और चाहकर भी मून केव के अंदर नहीं जा सकता था। इतना कहकर फॉर्च्यून टेलर चुप हो जाता है। जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें मून केव के बारे में और भी बहुत कुछ पता है, तो आखिर तुम चुप क्यों हो रहे हो। अब ये मत कहना कि तुम इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानते हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम मून केव के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जाओफैन की बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर बस अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो आगे बताना शुरू करता है। मून केव के बारे में मुझे बस इतना और पता है कि मून केव के बाहर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है। एक तरह से ये पत्थर मून केव के आसपास मौजूद इल्यूजन फॉर्मेशन का सेंटर है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर फुल मून की नाइट को जब भी चांद की रोशनी इस पत्थर पर पड़ती है, तब इल्यूजन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उस इल्यूजन फॉर्मेशन को तब रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और जो भी इस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर जाता है उसका लौटना लगभग असंभव होता है। ये सुनकर जाओफैन सोच में पड़ जाता है। तो ये देख फॉर्च्यून टेलर कहता है, क्या तुम मून केव में जाने का सोच रहे हो। इस पर जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, आखिर मैं मून केव में क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो फॉर्च्यून टेलर उसे समझाता है, देखो लड़के, मैं तुम्हें मून केव के अंदर जाने से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने पिछली रात हम लोगों की मदद की थी। देखो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम अभी के लिए एक ईविल सेक्ट के डिसाइपल हो। ऐसे में अगर किसी ने तुम्हें मून केव की तरफ जाते हुए देख लिया तो सब लोग तुम पर हमला कर देंगे। और दूसरी चीज़, तुम्हारे पास अभी के लिए ईविल स्टिक है। ऐसे में अगर तुम गलती से भी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर फंस गए तो इस ईविल स्टिक की वजह से तुम कभी भी उस इल्यूजन फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो इल्यूजन फॉर्मेशन ईविल इंटेंशन वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपने अंदर फंसाती है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम उस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मतलब तुम मून केव की तरफ मत जाओ। लड़के, तुम्हारी हालत अब हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस ईविल स्टिक की वजह से तुम्हारी बॉडी का पूरा कंट्रोल तुम खो चुके हो, और तुम्हारी बॉडी में मौजूद ब्लड भी अब लगभग पूरी तरह से पॉइजनस हो गया है। तुम्हारी बॉडी पर अब अलग अलग तरह के निशान दिखने लगे होंगे, जो असल में इस ईविल स्टिक की डेमनिक एनर्जी की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल रहे हैं। शायद तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल है जिसकी वजह से अभी तक तुम इस ईविल स्टिक की एनर्जी को संभाल पाए हो, पर मुझे नहीं लगता है कि आगे भी तुम इस ईविल स्टिक की एनर्जी को संभाल पाओगे। उसकी बात सुनकर जाओफैन के चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखने लगती है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।